हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 29 अगस्त। इंपॉर्टेंट न्यूज़ के यहाँ पर कवर करेंगे। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देते हैं। लिंक कहाँ मिलेगा आपको? कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो जो लोग नहीं जुड़े हैं, लिंक को क्लिक कीजिएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और ये जो पीडीएफ देख रहे हैं ना, उसको वहाँ पर हम लोग शेयर कर देंगे। कल मैंने एक प्रश्न दिया था प्रैक्टिस के लिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से 2020 वाला। तो और जो क्वेश्चन जो दिया गया था ना, वो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके बीपीएससी एग्जाम में। तो जो लोग ने अच्छे जवाब दिए हैं, जो एक्सप्लेनेशन के साथ दिए हैं, वो हो गए शशांक जी, ठीक है, सुमंत जी और गायत्री जी। ठीक है, ये इन्होंने जो है जवाब दिया है प्रश्नों का। तो आज भी प्रश्न दिए गए हैं, 2 प्रश्न आज दिए गए हैं, तो दोनों का आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट लेते हैं हम लोग बिना समय को जायज़ किए। यहाँ पे देखते हैं, हमारे ये है राष्ट्रपति जी। ठीक है, और इन्होंने जो है कलकत्ता का जो मामला है ना, कलकत्ता में जो यौन शोषण, फिर हत्या, बलात्कार, उन पे टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ये जो घटना हुआ है ना हमारे देश में, ये शोभनीय नहीं है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये बहुत हो गया। ठीक है, तो महिलाओं को लेकर यहाँ पे काफ़ी संवेदनशील हैं हमारे राष्ट्रपति जी, प्रदेश संवेदनशील है। तो आपको बता दें, यहाँ पे मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। मेंस में क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन सा आर्टिकल संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन कौन सा आर्टिकल जो है महिलाओं के उत्थान पे बात करता है। तो आर्टिकल 15 के बारे में आप बात कीजिएगा। ठीक है, 15(1), 15(2), ठीक है, आप भेदभाव नहीं करोगे लिंग के आधार पे, है ना। तो ये आर्टिकल 15 हो गया। आर्टिकल 39 के बारे में जिक्र कर दीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है मेंस में कि संवैधानिक प्रावधान कौन सा है जो कि महिलाओं के उत्थान के बारे में बात करता है। तो आपको यही 2-3 चीज़ के बारे में बात करना है। 39, 15 हो गया। और आर्टिकल 326, इसमें राइट टू वोट, वोट देने का जो अधिकार है, 326 ये हो गया। आपको ये बता दें कि यहाँ पे जो महत्वपूर्ण फैक्ट और भी है, जैसे कि महिलाओं से जुड़ा हुआ सरकार ने क्या क्या प्रयास किया है, बोलेगा संस्थागत, इंस्टीट्यूशनल वाला। तो यहाँ पे आप लिखोगे जैसे कि 2006 में क्या बना था, महिला और बाल विकास मंत्रालय बना था ना। फिर 2012 में निर्भया फंड बना था ना, जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद निर्भया फंड बना था, 2 हो गया। और एक और बना था यहाँ पे, हाँ, 1992 में आपका क्या बना था, नेशनल वीमेन कमीशन बना था। तो ये सब जो महिलाओं के उत्थान के लिए जो प्रयास किए गए सरकार की तरफ से, तो इतना मैं आपके साथ पॉइंट डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आपको मेंस में आपको हेल्प करे। अब आते हैं हम लोग डीप फेक के बारे में। देखिए डीप फेक क्या होता है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि एग्जाम में आना भी चाहिए, आएगा भी। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से पूछ लेगा, या तो पीटी में पूछेगा या तो मेंस में पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। और डीप फेक क्या होता है, जैसे कि आप अभी फोटो देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं अभी वर्तमान में, इसमें इस तरह से एडिटिंग किया जाएगा ना, ऐसा लगेगा कि ये जो वीडियो है ना रियल में उसी व्यक्ति का है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हटा के अमिताभ बच्चन का फोटो लगा दिए एडिटिंग करके फेस पे, है ना, तो ऐसा लगेगा कि एक्चुअली जो है ना वो अमिताभ बच्चन ही है। वीडियो में मान लीजिए किसी अन्य का वीडियो है, तो उसमें हम वीडियो का फेस को एडिटिंग करके यहाँ पे लगा दिए हैं किसका फोटो, रश्मिका मंदाना। और जब उसको हम देखेंगे ऐसा महसूस होगा कि सच में वो रश्मिका मंदाना है। तो यही है डीप फेक। ठीक है, डीप फेक का मतलब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन दिया हुआ है कि डीप फेक तकनीक के तहत कोई भी तस्वीर या वीडियो में ना किसी व्यक्ति की जगह अन्य व्यक्ति का तस्वीर लगा दी जाती है और उसको इस तरह से संचालित किया जाता है कि ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली में वही है। तो इसके शिकार हुए थे अमित शाह भी हुए थे, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, रश्मिका मंदाना भी हुई थी, और आपका अमिताभ बच्चन भी हुए थे। ठीक है, ये तमाम जो शख्सियत है यहाँ पे हुआ है। अभी देखोगे सुप्रीम कोर्ट के जो जज है ना, सीजीआई, वो सोशल मीडिया जो हैंडल है उन पे क्या किए कार्रवाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अभी देखा गया कि सीजीआई का जो है ना, यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका भी डिफेक्ट बना दिया गया था। और उसको इस तरह दिखाया गया था उनको कि मतलब कि कैब को बुला रहे हैं अपने मीटिंग में जाने के लिए, जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको महत्वपूर्ण बैठक होने वाला है और वो कैब को बुला रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की बातें यहाँ पे देखने को मिला। तो बहुत ही कंसर्न है, मेंस में क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। यहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बोले, खबरों में रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या समझते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जो मशीन आप देख रहे हैं वर्तमान में, मशीन को इस तरह से बनाना, ठीक है, ताकि वो इंसानों की तरह सोच सके, उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। अभी आप देखते हो कि स्मार्ट टीवी देख रहे हैं, स्मार्ट वॉशिंग मशीन, ठीक है, स्मार्ट रिमोट, स्मार्ट हाउस, ये सब क्या है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ही बनाया जा रहा है। अब आते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में। तो ये क्या क्वेश्चन पूछा गया कि एडिशनल सॉलिसिटर जो जनरल है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? बिल्कुल नहीं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं।
ये कोटेशन याद रखिएगा, ऐसे पेपर में आपको बहुत हेल्प करेगा, मैं आंसर मेंस राइटिंग में हेल्प करेगा और जीवन में भी आपको काम करेगा अपने। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो पढ़े लिखे होते हैं, जो बिना पढ़े लिखे होते हैं, जो एजुकेटेड नहीं है लेकिन उनमें कॉमन सेंस है और उनके अंदर विवेक है, सोचने समझने की शक्ति है, तो बेहतर है किन लोगों से, जो डिग्री धारक है, जो पढ़े लिखे होके भी जिनके अंतर्गत कॉमन सेंस नहीं है। ठीक है, तो ये आप कोटेशन याद रखोगे, ग्रीन इनगेसोर्ल के द्वारा लिखा गया है। और ये 2 प्रश्न है आपके लिए, इसका कमेंट कीजिएगा आप लोग। और ये दोनों क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर किया। बोल रहा है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा सत्य है? क्या 395 आर्टिकल है उसमें, क्या उसमें 22 भाग है, क्या 12 सूचियां हैं? तो आपको ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का जो अधिकार है, राइट टू जो एजुकेशन है 2009 वाला, है ना, उसको कब इम्प्लीमेंट किया गया है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इसका कमेंट भी दीजिएगा और जो भी कमेंट करेंगे उनका यहाँ पे नाम लिया जाएगा। जैसे शशांक जी हो गए, नेहा जी हो गए, सीमा जी हो गए, संगीता जी हो गए, गायत्री जी हो गए। यहाँ पे ये लोग जो है ना रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं और अपने तैयारी को यहाँ पे क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ओके, चलिए, और इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे। अभी हम लोग देखेंगे एडिटोरियल पेज में। देखिए अभी के आकार का वृद्धि, मतलब जो इकोनॉमिक्स है ना, उन्होंने अभी जो वर्तमान जो अर्थव्यवस्था है भारत का, उसको के आकार का वृद्धि बताया गया। क्या मतलब होता है? आप यहाँ पर 2 ब्रांच देख रहे हैं, जैसे के शेप में 2 ब्रांच है, एक तो ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है ना, इसी को के आकार वृद्धि बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ जो अमीर है ना वो अमीर होते चले जा रहे हैं, जो गरीब है ना वो गरीब होते चले जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना, यही हो गया के आकार की वृद्धि। तो ऐसा क्यों? क्योंकि कोरोना काल के बाद जो है ना देखा गया है 2020 के बाद इस तरह का वृद्धि देखा गया कि जो क्षेत्र डेवलप थे वो डेवलप होते जा रहे हैं, जो कमजोर थे वो कमजोर होते जा रहे हैं। क्लियर? और जो कि हमारे अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। तो यही हो गया के आकार का वृद्धि। अब हम लोग देखेंगे कोई कुछ इकोनॉमिक्स जो है ना इस चीज को सही नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? कि इस तरह का जो वृद्धि है ना केवल और केवल संगठित क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, ठीक है, अन्य क्षेत्रों में नहीं। और आपको बता दें अभी भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके सामने चैलेंजेस क्या है, चुनौती क्या है। तो यहाँ पे जो खाई है, खाई मतलब जो गैप है भारतीय अर्थव्यवस्था में, कि कुछ लोगों के पास जो है ना देश का लगभग 70% प्रॉपर्टी है, कुछ 1% के आसपास, ठीक है, मान लीजिए 20% के पास देश का 70% जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी है, और 80% के पास जो है ना मात्र 20% का प्रॉपर्टी है। तो ये जो गैप है ना इसको बहुत बड़ा चैलेंजेस है। तो इस पे जो है यहाँ पे काम किया जा रहा है। इस आर्टिकल में आपको यही देखने को मिलेगा और आप एडिटोरियल को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है ना आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो समझने में, और आंसर को किस दिशा में ले जाना है ये चीज़ समझने में बहुत हेल्प करेगा आपको। शुरू में बहुत बोरिंग लगता है लेकिन पढ़िएगा जरूर, ठीक है। चलिए, भविष्य पर संकट पे और हम लोग बात करें यहाँ पे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखा जाए कि हमारे देश में जो जितने भी जो हायर एजुकेशन के लिए बहुत तो क्या कहाँ जाते हैं, फॉरेन जाते हैं ना। तो इससे क्या होता है, भारत का जो संसाधन है वो अन्य देशों में जाके लग जाता है। भारत का जो एजुकेशन है, जो एजुकेटेड लोग हैं वो बाहर जाके काम करते हैं, जो सही नहीं है, ठीक है। तो लोग बाहर पढ़ना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको बेहतर फैसिलिटी मिलता है, ठीक है, अच्छा एजुकेशन मिलता है। तो भारत सरकार को क्या करना चाहिए यहाँ पे, ये जो सुविधा है, जो क्वालिटी है, उसको अपने देश में ही देना चाहिए, ताकि जो बाहर जो पैसा जा रहा है ना उसको रोक सके और अपने देश में ही उसको वहाँ पे क्या कर सके, खर्च कर सके, ठीक है। तो अभी कनाडा का मामला में ये जो आर्टिकल आप पढ़ेंगे ना तो उसमें कनाडा के बारे में जिक्र किया गया कि कनाडा में जो है ना वहाँ पे बेरोजगारी दर बहुत अधिक हो गया, ठीक, और क्या हो गया, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। तो वहाँ की सरकार चिंतित है, तो वहाँ पर क्या कर रही है, जो वीजा पॉलिसी है ना, जो वीजा पॉलिसी है उस पर चेंज कर रही है। इस कारण ये आर्टिकल दिया गया है। तो हमारे भारतीय लोग भी वहाँ पे बहुत सारे जाते हैं पढ़ने के लिए और वहाँ पे जॉब करने के लिए। तो उनको, हमारी सरकार को क्या चाहिए, यहाँ पे सरकार को यह करना चाहिए कि यहाँ पे जो फैसिलिटी, जो हायर एजुकेशन, जैसे हमारे आईआईटी हो गए, आईएम हो गए, जितने भी प्रोमिनेंट जो इंस्टीट्यूशन है भारत के, जो अग्रणी जो संस्था है, उसमें ये फैसिलिटी दिया जाए, ताकि जो भी बाहर पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ पढ़ ले, और हमारा जो रिसोर्स है उसको हम अपने अर्थव्यवस्था में, अपने देश के विकास में खर्च करें। ये करना चाहिए ना हमारी सरकार को। चलिए, ये आर्टिकल आपको यही चीज़ समझाएगा। अब आते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। अभी जो कलकत्ता का जो कांड है, कलकत्ता जो आप देख रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी हुआ है ना, हरियाणा में भी हुआ, बदलापुर वाला, नहीं महाराष्ट्र में बदलापुर, हरियाणा में भी हुआ है। तो यहाँ पे जो महिलाओं के प्रति जो यहाँ पे जिस तरह का
हमारे देश में चला है रवैया, वो सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग भी यहाँ पर स्ट्राइक में है, चाहे डॉक्टर हो चाहे अन्य लोग हैं, वो लोग अपने काम पे लौट जाए, किसी क्योंकि यहाँ पे नागरिक को बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन यहाँ पे चिकित्सा जो भी डॉक्टर है वो लोग यहाँ पे जा नहीं रहे हैं, वो लोग अभी भी स्ट्राइकिंग कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या वर्तमान में 34, बढ़ाने का पावर किसको, सांसद को है। कॉलेजियम सिस्टम जो है वही सिस्टम है जो जजों की नामों का सिफारिश करता है, और अपॉइंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो ये तमाम फैक्ट याद रखिएगा जो कि एग्जाम में कई दफा रिपीट करते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये क्या है, हाँ देखिए ये मेंस में आपको काम करेगा और पीटी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। देश में, अपने भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है ना, जैसे चाइना की तरह, उसके लिए हमें अपने नीतियों में सुधार करना होगा। हमें ऐसे नीति, ऐसे पॉलिसी बनाने होंगे ना जो कि इन्वेस्ट को आकर्षित कर सके, जो हमारे स्किल को बढ़ा सके, ठीक है, हमारे जो रिसोर्स है ना उसका यूज कर सके। तो इस दिशा में जो है अभी देखा जा रहा है 10 राज्य में, कितना 10 स्टेट में क्या बनाया जा रहा है, 12 इंडस्ट्रियल सिटी बनाया जा रहा है। तो 10 शहर कौन कौन सा, मतलब 10 राज्य कौन कौन सा, याद रखिए। एक बिहार अपना है, अपना बिहार है, और आंध्र प्रदेश भी है। क्यों है, क्योंकि ये वही पार्टी है, मतलब जो कि जेडीयू और टीडीपी, ये वही पार्टी है जो एनडीए का सहयोगी पार्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको तो शामिल करना ही होगा। और भी देख लीजिए, केरल है यहाँ पे, और तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, उत्तराखंड है, हरियाणा है। ये तमाम चीजों को नाम याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देख लीजिए यहाँ पे, इससे फायदा क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। यहाँ पे हमारी पॉलिसी ऐसे होंगे जो इन्वेस्ट को आकर्षित करेंगे, घरेलू और इंटरनेशनल दोनों को। फिर हमारा जो पैसा जो जमा होगा उससे परचेजिंग पावर बढ़ेगा, ठीक है, और हमारे जो इकोनॉमी में पैसे का जो यहाँ पे प्रभाव बढ़ेगा। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, ये आर्थिक मामलों का जो मंत्रिमंडल होता है ना, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एमएसपी का आपने नाम सुना होगा ना, मैंने लगता कि हजारों बार इस चीज के बारे में डिस्कस किया है। एमएसपी में 23 फसल होते हैं ना, अंतिम जो मुहर लगाता है, एक तो सीएसीपी है जो कि सिफारिश करती है कि हाँ गेहूं का जो है रेट या चावल का जो रेट है ना 100 रुपये रहेगा। लेकिन ये फाइनल मुहर कौन लगाती है, स्टाम्प कौन लगाती है कि नहीं यही होगा, ये लगाती है कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, यही वाला जो कि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। ये हमने किस लिए डिस्कस किया है, क्योंकि कई दफा एग्जाम में ये पूछा गया है। और इस बार जो है ना 10 शहर में जो बनाए जा रहे हैं 12 इंडस्ट्रियल शहर, उसके लिए खर्चा कितना हो रहा है, 28,602 करोड़ रुपया। ये फैक्ट भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मंत्री परिषद को लेकर। जब इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो मंत्री परिषद, आर्टिकल 74 हमारे संविधान का, ये जो कैबिनेट काउंसिल के बारे में बात करता है। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं ना, या तो उनको जो पावर मिला गया है ना, या तो खुद यूज करेंगे या जो उनके द्वारा जो अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से यूज करेंगे। तो कैबिनेट काउंसिल याद रखिएगा, आर्टिकल 74, इसका हेड कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। और अभी जो यहाँ पे कैबिनेट काउंसिल का मीटिंग हुआ ना, तो अभी नया सरकार बना, तो 100 दिन का जो क्या क्या कार्य हुआ उसकी समीक्षा के लिए बनाया गया था। जैसे महिलाओं से जुड़ा मुद्दा पे बात किया गया, गरीबी पे बात किया गया, युवाओं के स्किल पे बात किया गया, किसानों को लेकर बात किया गया। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमें 2047 तक बनना है डेवलप कंट्री, और इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब पोर्ट को हमें डेवलप करना है, रोड को करना है, और हवाई जो रोडवे है उसको हमें करना है। जो शहर हैं उसको जो है टियर 1 के शहर के रूप में तब्दील करना है। समझ रहे हैं ना, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग आरबीआई के बारे में। आरबीआई के बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि आरबीआई को जो पावर मिलता है क्या कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, बिल्कुल भी नहीं। कहां से मिलता है, आरबीआई जो एक्ट है ना, अधिनियम है ना 1934, उससे मिलता है, ठीक है। और जो गवर्नर देख रहे हैं ना शक्तिकांत दास जी, इसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है। आरबीआई का काम क्या होता है, ये तो बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करती है, देश का बैंक के रूप में कार्य करती है। और बता दें जो महंगाई इन्फ्लेशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, ये भी याद रखेंगे आप। और फिनटेक जो चर्चा में जो शब्द रहा ना, फिनटेक, ये क्या होता है, जो फाइनेंशियल जो सुविधा होता है ना, जो फाइनेंशियल जो असिस्टेंट होता है उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करना, उसको फिनटेक बोलते हैं। और यूपीआई आपने देखा ना, यूपीआई हो गया, रुपे कार्ड हो गया। यूपीआई कार्ड क्या होता है, यूपीआई का मतलब क्या होता है कि हम लोग मोबाइल के माध्यम से जो ट्रांजेक्शन करते हैं, आप देखते हो ना कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो क्यूआर कोड पे स्कैन करते हो, फिर पेमेंट करते हो, वही यूपीआई हो गया। रुपे कार्ड क्या हो गया, एक वैश्विक कार्ड बनाया जा रहा है जिसका जो एक्सेप्टेंस अनेक देशों में हो। जैसे आप वीजा कार्ड देख रहे हैं, मास्टर कार्ड देख रहे हैं, ये भारत का कार्ड नहीं है, भारत का रुपे कार्ड है। उसी को जो है ना, रुपे कार्ड को जो है ग्लोबल कार्ड बनाया जा रहा है ताकि सब देशों में से एक्सेप्टेंस बढ़ सके। चलिए नेक्स्ट मूव करें हम लोग।
आई होप आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगर हमारा कार्य आपको अच्छा लगता है तो अपना फीडबैक जरूर दें और पार्टिसिपेट करें। जो क्वेश्चन दिया जाता है बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए जनधन योजना के बारे में क्यों न्यूज़ में आ गया, क्योंकि अब 10 साल हो गया इसका। कब बना था? 28 अगस्त 2014 को। याद रखिएगा डेट, इंपॉर्टेंट होगा। न्यूज़ में तो आ गया है, इंपॉर्टेंट है ही। और ये यूनिवर्सल भी है क्योंकि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? वित्तीय समावेशन बोलते हैं इसको हिंदी में। मतलब क्या होता है? जो हाशिए पर लोग हैं, जो मार्जिनल पीपल है, उनको बैंकिंग जो जो सिस्टम है उनसे जोड़ना। क्यों जोड़ना? ताकि उनको जो सब्सिडी का लाभ मिल सके। उनके लिए जो बनाया गया योजना है ना, उसका जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए उनको लाभ मिल सके। समझ रहे हैं ना? तो ये जो है वित्तीय समावेशन क्या होता है? खास करके महिलाओं को, युवाओं को, वो वंचित समुदाय को सम्मान देना। उनको जो है उनके लिए जो योजनाएं बनाए जाते हैं, जो आर्थिक जो सहायता होता है डायरेक्ट मिले इनको, यही है जनधन योजना। किस मंत्रालय के तहत आता है? वित्त मंत्रालय। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे एफएम है, एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, और ये भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में इन्होंने बात किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ना, गरीब जो पीपल है हमारे, ठीक है, उनको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण लक्ष्य है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। ओके, और अगर आप लोग बात करें जनधन योजना की खास बात पता है क्या है? इसमें जो जितने भी अकाउंट खोले गए हैं ना, सबसे अधिक जो है महिलाओं का है। तो ये महिलाओं को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जनधन योजना। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? इससे क्या मिलता है? बैंक खाता खुलेगा तो जो लघु बचत योजना है उसका लाभ मिलेगा, बीमा मिलता है यहाँ पर कि 2 लाख का आपको क्या मिलेगा? दुर्घटना बीमा मिलेगा। क्लियर है? और बताते हैं आपको बिना मतलब इसमें बैलेंस जो है ना जीरो रखना है आपको। ऐसा नहीं कि आपको मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करना है, बिल्कुल नहीं। रुपए कार्ड के यहाँ पर सुविधा मिल रहा है। और क्या चाहिए आपको? फाइनेंशियल इंक्लूजन के दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अब आइए सोयाबीन को लेकर क्वेश्चन पूछता है। सोयाबीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? किस राज्य में होता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। एमपी में होता है ना? इसको जो है ना गोल्ड, येलो गोल्ड बोला जाता है इसको, येलो गोल्ड। अभी न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन जो है काफी निराशाजनक देखा गया है। क्लियर है? चलिए ढाका में पता है ना, ढाका में अभी आरक्षण को लेकर जिस तरह के वहां पर तख्ता पलट किया गया है, न्यूज में पूरा है। उसका बाउंड्री देख लीजिएगा कि भारत के किन राज्यों के साथ लगता है। मैंने कई दफा 5 राज्य बताए हैं आपको, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। 5 राज्य याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? हरित झील बोलेगा। हरित झील जो है न्यूज में रहा था 21 देश में है, तो हरित झील कहाँ पे है? ढाका मतलब बांग्लादेश में है। याद रखिए, यहाँ पे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे एक पत्रकार है, उनका जो है बॉडी, डेड बॉडी जो लाश है वो तैर रहा था वहां पे, इस कारण से हरित झील न्यूज में आ गया। याद रखेंगे आप। अब आ जाए यहाँ पे, जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनको सशक्त करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे सरकार क्या कर रही है? जो नॉन ट्रेडिशनल जो जॉब है ना, जैसे कि नॉन ट्रेडिशनल जॉब में क्या हो गया? जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, डिजिटल स्किल हो गया ना, ये सब क्या हो गया? नॉन ट्रेडिशनल जॉब हो गया। डेफिनेशन पूछ सकता है कि गैर पारंपरिक नौकरियों से आप क्या समझते हैं? तो डिजिटल कौशल, डिजिटल मार्केटिंग, ये तमाम जो है आपके माफ कीजिएगा, नॉन ट्रेडिशनल जॉब हो गया, जिसमें महिलाओं का भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है ताकि उनको सशक्त किया जा सके, ताकि उनको महिलाओं की भागीदारी हमारे अर्थव्यवस्था में बढ़ाया जा सके। महिला और बाल विकास मंत्रालय देख रहे हैं, ये कब बना था? 2006 में बना था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो गया। अब आते हैं यहाँ पे इजराइल का जो पश्चिमी जो तट है पर हमला, 9 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत। क्लियर है? तो आपको बता दें यहाँ पे वेस्ट बैंक न्यूज में आ गया है। वेस्ट बैंक, मैंने कल का आर्टिकल में देखिए, यहाँ पे वेस्ट बैंक जो है मैप में देख लीजिए, ये इजराइल है। इजराइल के साथ किन कौन देशों का सीमा साझा होता है? इजिप्ट होता है, ये मेडिटेरियन सी हो गया, ये जॉर्डन हो गया, ये सीरिया हो गया, ऊपर में लेबनान हो गया ना। वेस्ट बैंक यहाँ पे है, लोकेशन याद रखिएगा। यहाँ ऊपर में गोलन हाइट्स है, ये वेस्ट बैंक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका गाजा पट्टी है ना। ये सब लोकेशन ध्यान रखिएगा, मैपिंग में किसी भी तरह से पूछ सकता है। अब आते हैं केंद्र सरकार ने आरएसएस जो प्रमुख है मोहन भागवत, उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। न्यूज में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि आरएसएस का स्थापना 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। और अभी इनको जो है जेड प्लस सिक्योरिटी के अंतर्गत जो वीआईपी जो सिक्योरिटी होता है ना, वो प्रदान किया गया है पूरे देश में। चलिए, निर्वाचन आयोग ने भाजपा की हरियाणा इकाई को नोटिस। आपको बता दें निर्वाचन आयोग से इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आयोग अभी न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि अभी हरियाणा में देखोगे कि एक पार्टी जो वहां पे प्रचार प्रसार में बच्चों का यूज कर रही थी। आप बच्चों का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे फिर जो गाइडलाइन है इलेक्शन कमीशन का, उसका उल्लंघन कर लाएगा। तो निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन जो आर्टिकल 324 है, आप इसको याद रखेंगे। ये आर्टिकल थोड़ा आज बड़ा हो जा रहा है क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यूपी पीसीएस देख लीजिए, एमपी पीसीएस में देख लीजिए, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
नेक्स्ट मूव करें हम लोग। तो अभी जो है पैरा ओलंपिक हो रहा है, कहाँ पे होगा? फ्रांस में। कहाँ होगा? पेरिस। आपको पता है ना पेरिस जो शहर है किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ, याद रखेंगे, न्यूज में आया था। और भारत को पिछले बार 24 रैंक मिला था, ठीक है, 19 मेडल भारत ने जीता था। इस बार कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? पिछले बार 54 लोग थे पैरा ओलंपिक में, इस बार 84 आई थिंक। देखिए 54 लोग पिछले साल थे, और इस पर कितने लोग हैं यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि फैक्ट है, पूछ लेता है। और यहाँ पर मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, शायद छूट गया। देखिए 84 है ना, ध्यान रखिएगा। और ये है मस्कट, ये इसको टोपी बोलते हैं, क्या, कौन टोपी? प्रेसिडेंट टोपी बोलते हैं, और यही मस्कट इस बार इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हाँ, भारत में ओलंपिक जरूर होना चाहिए। देखिए 2036 का जो ओलंपिक है ना, वो भारत में होने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। तो अभी जो मीटिंग होगा IOC का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, तो उसमें जो बोली लगाने वाले हैं ना, मैक्सिको भी है, इंडोनेशिया भी है, कतर भी है, सऊदी अरब भी है, अपना भारत भी है, पोलैंड भी है। देखते हैं किसको मिलता है मेजबानी, लेकिन कोशिश है कि भारत को ही मिलना चाहिए, ठीक है। और भारत इसको लेकर काफ़ी उत्सुक भी है, क्योंकि इससे हमारी जो प्रतिभा है उसको यहाँ पे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये था महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि आपके साथ मैंने शेयर किया। और आप लोग क्वेश्चन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, जो लोग करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शशांक हो गए, नेहा हो गई, संगीता हो गए, सुमंत हो गए, सीमा जी हो गए, ठीक है, गायत्री जी हो गए, ये तमाम लोग जो है रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।